जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का। आज हम चर्चा करेंगे बायोलॉजी की। शुरुआत करते हैं बायोलॉजी की। और बायोलॉजी में कुछ दो चार क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जनरली हमारा जानना ज़रूरी है। और उसके बाद हम जो बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है, सबसे छोटी इकाई सेल, कोशिका, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं। कार्लियस कार्लियस लिनियस एक थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। उस पुस्तक का नाम था स्टेमेटा नेटुरा। स्टेमेटा नेटुरा, तो उसमें उन्होंने बायोलॉजी को डिवाइड किया था दो भागों में। इसीलिए इनको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का भी सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। इसीलिए कहा जाता है इन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब दो भागों में विभाजित किया था। तो एक जो एनिमल थे उसको जूलॉजी, और जो प्लांट्स थे उसको बॉटनी के नाम से बाद में जाना गया। उससे पहले अरस्तु जो थे ना, उनको बायोलॉजी का उन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिया एनिमिलिया, ठीक है। और इसीलिए उनको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अरिस्टोटल इंग्लिश में इनको बोलते हैं और अरस्तु हिंदी में। और फादर ऑफ जूलॉजी, देखो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी इन दोनों को अरिस्टोटल मतलब अरस्तु को ही माना जाता है। और फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया प्लेंटम। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। उसके बाद हम सेल के बारे में आज पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये एक फिगर है, इसके बारे में जब हम पूरी सेल पढ़ लें, पूरे कोशिका के बारे में जब पूरा अध्ययन कर लेंगे तब इसके बारे में समझाएंगे ये क्या है पूरा, ठीक है। आगे तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल होती है, मतलब कोशिका होती है, यानी कि कोशिका। इंग्लिश में सेल बोलते हैं, हिंदी में कोशिका बोलते हैं। अब ये एक फिगर है, ये पूरा सेल का एक फिगर है, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या होता है, जस्ट एक सिंपल बता देता हूँ। इसमें राइबोसोम, सेल वॉल अपना ह्यूमन सेल में नहीं होता है। सेल वॉल ओनली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल ओनली प्लांट्स में होता है। तो ये बाकी साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, इनके बारे में, सबके बारे में वन बाई वन हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी सिंपल देखते हैं कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इसीलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक। इन्होंने जब कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। उसके बाद एक थे लिवन हॉक ने लाइव सेल की खोज की थी 1674 ईस्वी में, ठीक है। लिवन हॉक को ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उनके बाद स्लाइडन एंड स्वान आए, उन्होंने सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया और कहा सेल बॉडी की स्मॉलेस्ट इकाई है। ये किसने कहा था? स्लाइडन एंड स्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया था। और कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है पूरे वर्ल्ड में? वो माइक्रोप्लाज्म है। और बिगेस्ट सेल पूरे वर्ल्ड में कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। उसके बाद ह्यूमन में अगर आते हैं तो ह्यूमन में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? स्पर्म, शुक्राणु। और बिगेस्ट सेल कौन सी होती है? ओवम, अंडा जिसको बोलते हैं, जो फीमेल में होती है ओवम, और मेल में स्पर्म। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? न्यूरॉन। लॉन्गेस्ट मतलब समझ गए होगे, लंबी सेल, बड़ी नहीं, लंबी सेल। बड़ी सेल तो ओवम हो गई, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन। बड़ी मतलब समझ सकते हो ना, मतलब कोई चीज़ आकार में बड़ा है और जो कोई चीज़ आकार में लंबा है तो वो बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट का डिफरेंस है, ओवम और न्यूरॉन, ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो सबसे तेज पुनर्निर्माण सेल का कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। सबसे तेज लीवर में होता है, जबकि ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है। यदि आपके ब्रेन में चोट लग गई है तो पुनर्निर्माण नहीं करेगा। देखो यही तो जो सबसे तेज निर्माण मतलब सेल डिवीजन जो है ना, सेल का मतलब कोशिका जो है एक भाग से दूसरे भाग में, मतलब एक सेल से दो सेल का बनना, वो सबसे फास्ट होता है लीवर में। और जो हमारे सर में अगर चोट लग गई या ब्रेन में चोट लग गई, वहाँ पे न्यूरॉन सेल होती है। न्यूरॉन सेल होती है तो वो उसका पुनर्निर्माण नहीं होता है। अगर आपको ज़्यादा गंभीर चोट लग गई तो आप मर जाओगे, उसमें वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। सेल डिवीजन क्या होता है आगे हम चर्चा करेंगे। एक सेल से दूसरे सेल के आर पार जाया जा सकता है, जिसमें सेमी परमियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये भी अभी इसमें जो स्मॉल पार्ट इनके जो होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि सेल का जो आकार होता है ना, वो
होता है हमारा सर्कल, मतलब गोल होता है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम देखेंगे जो प्लांट्स की सेल होती है उनका आकार चौकोर होता है, ये चीज़ याद रखना है, चौकोर होता है। इसका एक बड़ा सा हम सेल बना लेते हैं ताकि हमें आसानी समझने में आसानी रहे। जैसे एक मान लो ये सेल है, तो इसमें कई सारे पार्ट होते हैं, मतलब कई सारे पार्ट होते हैं जो अलग अलग काम, सबके काम अलग अलग डिवाइड हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम देखते हैं। सबसे पहले खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? अल्टमैन ने डिस्कवर द माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द बॉडी कहते हैं, मतलब जितनी भी ऊर्जा है ना, वो सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा बनाता है पूरी बॉडी में। तो जितनी भी सेल हैं हमारी बॉडी में उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया हैं। तो हमारे शरीर में सबसे छोटी कई सेल पहले बता चुके हैं। तो जितनी सेल हैं, एक तरह से अगर हम देखें, जैसे एक कपड़ा जैसे बनता है, कपड़े को हम सेल मान लेते हैं। तो उससे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? रुई होती है। रुई के बाद क्या बनता है? धागा बनता है। धागे से फिर क्या करते हैं? धागों को हम रुई को जोड़ जोड़ के धागा बनाते हैं, फिर धागे को, और रुई से भी पहले क्या होता है? रेशा होता है। रेशा, उसके बाद रुई, उसके बाद धागा, उसके बाद धागे को जोड़ेंगे तो कपड़ा बनेगा। तो उसी तरह से हमारा सेल होता है। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, इतने सारे कई सारी चीज़ें होती हैं। इन सबको मिला के सेल बनती है, सबका अलग अलग काम होता है। तो अभी सिर्फ हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, पावर हाउस ऑफ द बॉडी कहलाता है। इसे हमारी बॉडी में ऊर्जा का खाना माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं, ऊर्जा का कारखाना। माइटोकॉन्ड्रिया के पास पूरी बॉडी की ऊर्जा होती है और ये एक सेल का एक पार्ट होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स विद्वान थे, उन्होंने क्रेब्स साइकिल की खोज की थी। क्रेब्स साइकिल क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। जो 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, और पूरा दिन काम करने के लिए हमें 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमें पूरे दिन में काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीशोषण होता है। ऑक्सीशोषण आगे हम बताएंगे क्या होता है। क्रेब्स साइकिल इसी में पाया जाता है। 38 ATP मिलाकर लाइफ साइकिल, पूरा एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। उसके बाद क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है? गोल्जी बॉडी भी इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिया। ये हो गई गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, इस ऊर्जा को एक सेल से दूसरा सेल, मतलब पूरी बॉडी में भेजना गोल्जी बॉडी का काम होता है। पूरी बॉडी में भेजना। जैसे अभी हम जिस बॉडी पार्ट से सबसे ज़्यादा हम काम करते हैं किसी भी समय पे, तो गोल्जी बॉडी उस बॉडी पार्ट को ज़्यादा ऊर्जा देता है। जैसे हम अगर दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारे पैर सबसे ज़्यादा मोशन में रहते हैं, सबसे ज़्यादा वर्कलोड जो है पैरों पे आता है। तो गोल्जी बॉडी पूरे शरीर में ऊर्जा ना संचार करके सबसे ज़्यादा ऊर्जा का संचार पैरों में जितनी भी सेल होती हैं उनको करेगा। अगर हम ज़्यादा बात कर रहे हैं तो हमारी जीभ में सबसे ज़्यादा कार्य चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा जो है जीभ को देगी हमारी बॉडी। ऐसे ही ऊर्जा परिवहन एक जगह से दूसरी जगह, ये गोल्जी बॉडी काम है। मतलब जहाँ से ज़्यादा काम करेंगे वहीं पे सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा जो कौन पहुँचाएगा? गोल्जी बॉडी पहुँचाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इसमें देख लेते हैं ऐसे करके। ये एंडोप्लाज्मिक ER लिख दिया मैंने, रेटिकुलम। ये क्या होता है? ये हमारी सेल को मतलब एक कंकाल की तरह, कंकाल के रूप प्रदान करता है, ताकि हमारी सेल पिचके नहीं तो क्या होगा कि कुछ भी अगर बाहर से हम दबाव डालेंगे, एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर पड़ेगा, तो हमारी सेल पिचक जाएगी और ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जितने भी अंदर पार्ट्स हैं, ये सारे मर जाएंगे तो सेल ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्केलेटन का काम करता है, और ये हमारी सेल को पचकने से रोकता है। ये 2 प्रकार का होता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, 2 प्रकार नहीं, इसे 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। ऐसे मान लो ये एक है ऐसे करके, इधर मान लो ये स्मूथ है और इधर ये रफ पार्ट है। तो स्मूथ पार्ट में क्या होता है कि यहाँ पे फैट या वसा पाया जाता है, तो यहाँ पे जो भी संश्लेषण है वो वसा का संश्लेषण ये करता है। उसके बाद ये जो रफ पार्ट मैंने बताया, इसमें क्या होता है? राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम इसी के अंदर पाया जाता है। ये भी राइबोसोम भी इसी सेल का ही पार्ट है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ पार्ट में राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने से हम अपनी आंखों से इसको देख सकते हैं। इस टाइप के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। इसमें 2 टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है 70S, एक होता है 80S।
70s और 80s में क्या डिफरेंस होता है? एस मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एस मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये क्या है? 70s और 80s। इसके हम साइज मतलब देख के आकार का हम इससे नहीं समझते हैं। 70s छोटा होता है और 80s बड़ा होता है, ये तो सिंपल है। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हम दोनों टाइप के प्रोटीन को किसी अगर द्रव में डालते हैं, तो अगर जो भी पहले डूब जाता है, जो भी नीचे तलैटी उस द्रव में अगर तलैटी में जो पहले बैठ जाएगा उसी को हम बड़ा मानते हैं। तो 80s और 70s का ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से यही मतलब होता है। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। राइबोसोम जो है ना, कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है। अभी देखो कोशिका कितनी छोटी होती है, कोशिका को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो एक कोशिकीय भी होते हैं, जो कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, तो एक कोशिकीय जो होते हैं उनको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, और बाकी सारे बहुकोशिकीय ही होते हैं। बहुकोशिकीयों को हम एक जनरल भाषा में बोल सकते हैं कि बहुकोशिकीयों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, एक कोशिका को नहीं देख सकते हैं। तो कोशिका का भी सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। उसके बाद आगे हम देखेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? हमारे शरीर में अगर चोट लग जाती है तो सेंट्रोसोम ही जो है कोशिका विभाजन करता है, मतलब कोशिका को भर देता है। तो जैसे अगर हमारी बॉडी में कहीं भी कोशिका खराब हो गई, मर गई, तो दूसरी कोशिका उसके आसपास की जो कोशिकाएं होंगी ना, वो अपने आप में एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण करेंगे, तो उसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। वो सेंट्रोसोम का काम करता है। अभी जैसे कई तरीके होते हैं, जैसे किसी ने हमारे पत्थर मार दिया, अगर ज़्यादा तेज़ से हमारे बॉडी में पत्थर लग गया तो कहीं कहीं पे हमारा बॉडी जो है काला पड़ जाएगा। काला पड़ जाता है तो काला पड़ना मतलब क्या होता है? हमारी कोशिका का मरना ही काला पड़ना होता है। अगर आप बाहर कुछ बदतमीजी दे रहे हो, पुलिस ने 4 डंडे मार दिए, तो वो काला पड़ जाएगा। काला पड़ गया तो वो जो ये मान लो ये ऐसे छोटी छोटी कोशिकाएं, ये सेल हैं, तो अगर ये काली पड़ गई मतलब ये मर गई हैं। तो इसके आसपास की जो कोशिकाएं हैं वो अपने आप से दूसरी कोशिकाएं और बनाएंगी, और उस काली कोशिका की परत ऊपर से हट जाएगी और नई कोशिका का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये सेंट्रोसोम का काम करता है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है। इसकी सबसे ज़्यादा संख्या लीवर में होती है, तो इसीलिए लीवर में सबसे जल्दी कोशिकाओं का निर्माण होता है, सबसे जल्दी कोशिका का विभाजन वहीं पे होता है। और ये सेंट्रोसोम जो है हमारे ब्रेन में अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए ब्रेन में अगर चोट लग जाती है तो इसका रिकवरी नहीं होती है। इसकी खोज बोवेरी ने की थी सेंट्रोसोम की। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे सेंट्रोसोम, इसमें ऐड कर देते हैं सेंट्रोसोम। उसके बाद वैक्यूओस। वैक्यूओस क्या करता है? वैक्यूओस क्या है? हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पानी होता है, सबको पता है, और सेल में भी सबसे ज़्यादा पानी होता है। जो कोशिका में सबसे ज़्यादा पानी कितना होता है? 80% पानी जो है ना सेल में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा, तो वो वैक्यूओस होता है। वैक्यूओस क्या है? अपने आसपास पानी को रखता है और सोखता है। ये जंतुओं में छोटा होता है और पादपों में बड़ा होता है। इसी को रसधानी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जंतुओं की कोशिकाएं मतलब जो बॉडी होती है छोटी होती है, पादपों की मतलब पेड़ पौधे कितने बड़े बड़े होते हैं, तो उनमें वैक्यूल्स ज़्यादा बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि उनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता भी होती है। अभी हम देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या कहता है? लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। तो सेल में लाइसोसोम अगर मर गया तो बाकी सभी भी मर जाएंगे। लाइसोसोम का मुख्य काम होता है पाचन करना और अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए ब्लड खराब होने पे प्लीहा या स्प्लीन में चला जाता है। आरबीसी की कब्र को स्प्लीन कहा जाता है। अब देखो लाइसोसोम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोशिका का, इसमें ध्यान देना है। जैसे लाइसोसोम क्या है? एक हम समझ सकते हैं कि एक हिटलर की तरह काम करता है। हिटलर जैसे था कि कोई अगर काम नहीं करता है उसको पकड़ा और उसको सजाए मौत, ऐसे ही लाइसोसोम है। लाइसोसोम हमारी कोशिका में अवेलेबल रहता है। जैसे गोल्जी बॉडी है या राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है। अगर किसी ने भी ठीक से काम नहीं किया तो लाइसोसोम उसको अपने पास बुलाएगा, बोले तुम अपना काम ठीक से क्यों नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करेगा? अगर बोला नहीं हमारा मूड नहीं है तो बोलेगा तो ठीक है। तो लाइसोसोम के पास एक ऐसा लिक्विड होता है वो जिसके ऊपर भी लिक्विड डाल देगा वो मर जाएगा। इस तरह से समझ लो। तो अगर मान लो सेंट्रोसोम ने ढंग से काम नहीं किया, सेंट्रोसोम को अपने पास बुलाएगा और उसके ऊपर वही लिक्विड डाल देगा और वो मर जाएगा। तो ऐसे करके ये किसी को भी मार सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया को भी ख़त्म कर सकता है। अगर सारे ही बोल दिए हम नहीं काम करेंगे तो लाइसोसोम क्या है? खुद को ही फाड़ देगा, खुद को फाड़ देगा और सभी के ऊपर लिक्विड छिड़क देगा और सारे मर जाएंगे। तो इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यही पर्पज है। तो लाइसोसोम हो गया। अभी हम बात करते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस सबसे मेन पार्ट होता है पूरी सेल का। न्यूक्लियस को हम सेंटर में रखते हैं। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये बॉडी पार्ट का अगर ख़त्म हो गया तो
इसका निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। लेकिन अगर बॉडी में कोई भी पार्ट खत्म हो गया तो उसको निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। लेकिन उसको आदेश कौन देता है? न्यूक्लियस देता है। कोई भी काम जो है ना, न्यूक्लियस के आदेश के बिना नहीं होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये लिक्विड होगा, ऐसे लिक्विड भरा होगा, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। चलो न्यूक्लियोप्लाज्म बाद में बताएंगे। पहले देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है। जैसे ये सारे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम है, राइबोसोम है, और सेंट्रोसोम है, वैक्यूओस है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है। ये आपस में टकराए ना, ये आपस में टकराए ना, इसीलिए ये लिक्विड भरा रहता है। अगर ये मान लो आपस में टकरा गए, अगर टकरा गए तो मान लो लाइसोसोम अगर फट गया, लाइसोसोम फट गया तो पूरी सेल के जितने भी पार्ट्स हैं सारे मर जाएंगे, तो हमारा सेल ही मर जाएगा। तो ये आपस में टकराए ना, इसीलिए इसमें ये लिक्विड भरा होता है जिसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। अब सेम लिक्विड जो है इसमें होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये वाला जो हम ऑरेंज कलर से भर रहे हैं, ये मान लो न्यूक्लियोप्लाज्म में, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर होता है लिक्विड, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको माइंड ऑफ सेल कहा जाता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसमें 80% प्रोटीन पाया। न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो हो गया। ठीक है, तो अभी सभी के मैंने बता दिए। अभी एक ये सेल एनाटॉमी है जिसमें सारी चीज़ें जो मैंने बताया सब कुछ दिया गया है, ये देख लेना। उसके बाद साइटोप्लाज्म बता ही दिया मैंने। इसमें एक जीव द्रव्य होता है, इसको जीव द्रव्य भी कहते हैं, सेल के अंदर भरा रहता है। इसका काम सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, वैक्यूओस, सेलोसोम इत्यादि ये सभी होते हैं, आपस में टकराए ना, इसीलिए इस लिक्विड को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, भरा रहता है। इसका नामकरण साइटोप्लाज्म किसने खोजा था? नामकरण पुरकिंजन दिया था। इसमें 95% वाटर होता है। पूरी बॉडी में प्रोटोप्लाज्म, हाँ देखो प्रोटोप्लाज्म सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पूरी बॉडी में 1% कमी हो गई तो हमको प्यास लगने लगती है। अगर 10% कमी हो गई तो हमारी मृत्यु हो जाती है। अगर हाँ प्रोटोप्लाज्म देखो, अगर ये सब कम होने लगा तो हमारे शरीर में सबसे पहले क्या होगा? हमारे शरीर में डायरिया हो जाता है। डायरिया बीमारी एक ऐसी है जिसमें पानी की ही कमी के कारण होता है। तो सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़रूरी है। एक हेक्सले विद्वान थे जिन्होंने बोला था इस प्रोटोप्लाज्म को, ये जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, तो अभी मैंने जितने भी हमारी मानव कोशिका के पार्ट्स और ये सब, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, अभी प्लास्टिड, इसके बारे में देख लेते हैं। प्लास्टिड क्या है? ये प्लांट सेल में पाया जाता है, ये हमारे ह्यूमन सेल में नहीं पाया जाता है प्लास्टिड। अब ह्यूमन सेल में, प्लांट सेल मैंने बता ही दिया है। प्लांट सेल कैसा होता है? ये चौकोर टाइप में होता है। ठीक है, तो इसमें प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड क्या होता है? ये इंसानों के सेल में ये प्लास्टिड क्या है? स्वयं भोजन बना लेता है। ये हमारे सेल में, इंसानों को सेल में, और हमारे सेल में क्या होता है? हमारे ह्यूमन सेल में क्या होता है कि हम बाहर से खाना खाते हैं तब इसको ऊर्जा मिलती है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है, ये सूर्य से ही प्रकाश संश्लेषण करके और ऊर्जा का निर्माण कर लेता है। ये प्लास्टिड काम होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा मिलती है, परंतु ये प्लास्टिड स्वयं भोजन बना लेता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये हरित लवक होता है, हरे रंग का होता है, भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन का निर्माण कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो पता ही होगी, ये साइंस का चैप्टर है, फिर भी हम आगे चर्चा कर लेंगे इसके। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये अवर्णीय लवक होता है, मतलब रंगहीन होता है, इसमें रंग नहीं होता है। ये भोजन को एकत्र रखता है और पानी को छोड़कर जड़ों में, ये जड़ों में होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? वर्णित लवक होता है, मतलब जितने भी फ्रूट्स हैं, जो भी कलर होते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, जैसे टमाटर का लाल होना, गाजर का लाल होना, चुकंदर का लाल, मिर्च का हरा होना, ये सब क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। टमाटर का लाल होना लाइकोपेन होता है, गाजर का लाल होना कैरोटीन के कारण होता है, चुकंदर का रंग बीटानोन के कारण होता है, आलू का हरा होना सोलेनिन के कारण होता है, फलों का पीला रंग होना ज़ैंथोफिल के कारण होता है, और हमारे मानव शरीर का काला होना ये मेलानिन की अधिकता से होता है। मेलानिन की अधिकता से हम जितनी ज़्यादा मेलानिन होगी हमारे शरीर में, उतने ज़्यादा हम काले होंगे। जितना ही मेलानिन कम होगा उतना ही हमारे अंदर गोरापन होगा। मेलानिन जिनके अंदर ज़्यादा होती है तो वो यूवी रेज जो है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनसे उनकी रक्षा हो जाती है।
मानव कोशिका का आकार गोल होता है, पादपों की कोशिका का आकार चौकोर होता है, ऑलरेडी बता ही दिया है। एक और डिफरेंस होता है जो कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है और मानव कोशिका में नहीं पाया जाता। ये कोशिका भित्ति क्या होती है एक बार बता देता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे ये मान लो हो गई प्लांट सेल और ये हो गई ह्यूमन सेल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कोशिका झिल्ली ऐसे ऐसे करके ये कोशिका झिल्ली रहती है मानव सेल में, ठीक है। सबसे भारी भाग होता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होता है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी होता है, ह्यूमन सेल में भी होता है। लेकिन इसके बाहर जो है ना, ये एक जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती हैं, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो हार्ड सरफेस जो होता है इसको बोलते हैं सेल वॉल। ये प्लांट में सेलुलोज की बनी होती हैं, इसके अंदर तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं। लेकिन मानव में ओनली ये सेल मेम्ब्रेन ही होती है, ठीक है। बट हमारे मानव की जो सेल है उसमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये मेन डिफरेंस होता है। और इसका साइज का भी डिफरेंस है, ये गोल होता है और ये चौकोर होता है। तो बाकी सब चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब इसमें भी मतलब इसमें भी होता है। कुछ डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस हम देख लेते हैं इसमें। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय द रिजिड सेल वॉल। सेल वॉल बता दिया, इसमें सेल वॉल होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल्स बता ही दिया है कि जितने भी वैक्यूल्स, छोटा वैक्यूल्स जो होता है वो अपने एनिमल सेल में होता है, बड़ा वैक्यूल जो है प्लांट सेल में होता है। उसके बाद लार्ज इन साइज, ये साइज में बड़ा होता है, ये साइज में छोटा होता है। प्लांट सेल है प्लास्टिड, प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, इसमें प्लास्टिड नहीं होता है। सेंट्रोसोम आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं होता है और सेंट्रोसोम हमारा मानव सेल में होता है। प्लांट सेल डू नॉट हैव सीलिया, सीलिया नहीं होता है। एनिमल सेल में सीलिया होता है, सीलिया फ्लैजिला, आगे बताएंगे क्या होता है। जब लाइसोसोम आर वेरी रेयर, लाइसोसोम जो है ना इनमें नहीं होता है। और एनिमल सेल है लाइसोसोम। तो आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे सेल, टाइप ऑफ सेल जो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होते हैं। तो इसी में सीलिया, फ्लैजिला, ये सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस इतना समझ लो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो हम मतलब अपने आँखों से देख सकते हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं। जो अपने आँखों से जो आँखों से हम नहीं देख सकते हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं। और जिनको हम आँखों से देख सकते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। हम भी यूकैरियोटिक नहीं आते, मानव और जंगली जानवर जितने हैं सब यूकैरियोटिक आते हैं। तो आज हम इतना ही रखेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।